हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी एंड आई एम ऑन से इट ऑल विद इफ़त उमर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय शो से इट ऑल विद इफ़त उमर। हर प्रोग्राम में हम आपको आपकी किसी फेवरेट शख्सियत से मिलवाते हैं। कुछ सवाल मेरे होते हैं, कुछ आपके होते हैं। आज भी जिस मेहमान को हमने बुलवाया है उनके बारे में ये कहना बिल्कुल सही साबित होगा कि वो आई और छा गई, और टैलेंट तो उनके खून में शामिल है, यानी कि फैमिली की तरफ से उन्हें विरासत में टैलेंट मिला है। लेकिन उसके बावजूद फैमिली की तरफ से सख्तियाँ बहुत थी। समझ तो आप गए होंगे कि कौन है। वी हैव विद अस मोस्ट ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मोस्ट टैलेंटेड ज़ारा नूर अब्बास। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी नज़रों में नहीं, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो क्योंकि आप हमेशा से आप वनीज़ा जी और नादिया हुसैन, आप सब बहुत, यू गाइज आर पायनियर्स एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट यू आर स्टार्टिंग अ शो। और जो मुझे पता है कि पता नहीं, अब मुझे ये है कि बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटेलिजेंट इंटरव्यू होने वाला था। आई एम सो हैप्पी कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है। अच्छा, तुम्हारी मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, ऑब्वियसली मैं मिली तो जिंदगी में 2-3 दफ़ा तो मैंने तुम्हारे सारे इंटरव्यूज़ देखे, और इंटरव्यूज़ देख के मैं खुदा की कसम खा के यहाँ कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप को ना साथ सलाम करना चाहती हूँ। तुम जितनी अच्छी हो, क्या अमेजिंग माँ बाप होंगे कि उन्होंने ऐसी बच्ची बड़ी की है। माशाल्लाह, तुम वो वाली बच्ची हो कि मेरी दुआ है कि मेरी बेटी ऐसी हो तुम्हारी जितनी हो। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। यू आर अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ टू आसमा। मैं ज़्यादा क्रेडिट माँ को दूंगी क्योंकि मदर्स लाइक डॉटर, ये मैं इस पे मानती हूँ। बाबा भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो अम्मा को साथ सलाम है, सलूट है आसमा जी, आपको सलूट है। इतनी प्यारी बच्ची बड़ी की है माशाल्लाह। यू आर अ लवली लवली पर्सन। थैंक यू। और एक और चीज़ तुम्हें देख के ना मेरे जहन में आती, तुम्हारी शक्ल बहुत मीठी प्यारी। तो मैं ऐसी ड्राइव करते हुए सोच रही थी कि ये किससे मिलती है, तो मेरे जहन में एक ही लफ्ज़ आया, परी। अगर परियां होंगी ना तो वो ऐसी होगी, तो मछली वाली परी हो। थैंक यू सो मच। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तुम आज से मेरी परी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहूँ, मुझे समझ कुछ भी नहीं कहना। हम सवाल यहाँ से शुरू करते फ्रॉम योर चाइल्डहुड। हम और कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन सख्ती बहुत थी। हालांकि बुशरा अंसारी खाला, माँ अस्मा अब्बास, फिर भी इतनी सख्ती क्यों? आई थिंक बाबा और उनके फ्यूडल बैकग्राउंड की वजह से, आर्मी बैकग्राउंड की वजह से। बाबा जिस जगह से आए हैं, मुल्तान, इलाहाबाद, फिर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर आर्मी में गए, तो उनका जो बैकग्राउंड था और माइंडसेट था वो अलाउ नहीं करता था कि एक्टिंग। डू यू थिंक ही इज जस्टिफाइड इन डूइंग दिस? आई थिंक कि ये जस्टिफिकेशन काफ़ी है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा इसलिए मैं इजाज़त नहीं। लेकिन आप जहाँ रहते हैं ना, वो चीज़ आपको बहुत इफेक्ट करती है। जैसे अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो फॉरवर्ड थिंकर्स हैं, तो फिर आप फॉरवर्ड सोचेंगे। अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे या पले बढ़ेंगे, तो तुम भी तो ऐसे लोगों में रह रही थी, फिर तुम कैसे फॉरवर्ड थिंकर हो गई? मैं फॉरवर्ड थिंकर नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मुझे बार बार कहती थी, नहीं ये करना है, करना है। वो कहते हैं ना, आपकी एक फ्यूचर कॉलिंग होती है जो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या है। बनना तो तुमने स्टार था ही, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतना टैलेंट अंदर कुछ अंदर हो और आपको पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। मैंने टीचिंग की है, मैं नर्स बन गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट बनी हूँ, मैं PFT टेक्नीशियन बनी हूँ, लोगों की एलर्जी टेस्ट करती थी हॉस्पिटल्स में, न्यूयॉर्क में जब मैं थी। मैं कॉपी राइटर थी, डिज़ाइनर भी बन गई, गंदे कपड़े भी बनाए। लेकिन यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि मैंने और काम करने की कोशिश की लेकिन मज़ा नहीं आया। मैं रोती थी, और फिर जब मेरे अब्बा ने मुझे देखा कि ये मतलब हमने सब जो ये करना चाहती थी, हमने उसको इन्वेस्टमेंट्स भी दी, करके दिया, बट ये तो नहीं खुश। तुम किस उम्र तक अब्बा की बात 100% मानती रही हो? ऑल माई लाइफ। अभी भी मानोगी? अभी तक मानती। तो अभी उन्होंने इजाज़त दे दी? अभी बहुत खुश हैं कि वो कहते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम, और काश मैं पहले समझ जाता। चलो, देर आए दुरुस्त। अब वो मुझे कहते हैं, मुझे कहा था किसी ने कि मैं एक बच्चे की वजह से बहुत मशहूर होने वाला हूँ, सारी ज़िंदगी हम बच्चों में से ढूंढते रहे। ये जो हमारी सोसाइटी में अब है, चलो माँ बाप की तो मर्जी शामिल होती है एक सर्टेन एज तक, लेकिन शादी के बाद मियाँ की मर्जी भी बहुत मैटर करती है। डू यू एग्री विद दिस कि मियाँ की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए, या आपकी मर्जी है और मियाँ को या किसी को भी एक एज के बाद ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आपके डिसीजंस
के लिए उनके पास हाँ या ना की इजाज़त लेने जाना पड़े? पहले मुझे ऐसा लगता था कि मियाँ इजाज़त दे या कोई अब्बा इजाज़त दे या कोई और इजाज़त दे। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी और फिर फील किया और फिर समझ आई कि नहीं, मुझे अपनी ही इजाज़त अपने ही आप से लेनी है। मुझे किसी और की अप्रूवल, किसी और की बात, किसी और के मूड को नहीं देखना, मुझे अपने आप को देखना है। You live once. और उसके बीच में अगर फिर इतना अच्छा मियाँ, इतना अच्छे ससुराल वाले, इतने एक फैमिली इतनी सपोर्टिव मिल जाए तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ का लाख लाख करम है। लेकिन यहाँ पे भी एडवांटेज ये है कि असद की फैमिली भी शोबिज़ से है, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना जरा इजी बहुत बेहतर। आई थिंक ये चीज़ें पहले इतनी नॉर्मलाइज नहीं थी, अब बहुत नॉर्मलाइज। अब तो ये नॉर्मलाइज, सबसे बड़ा जो चेंज मैं देख रही हूँ कि शोबिज़ में आपस में शादियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश होती हूँ। इतना मेरे ख्याल से करियर के लिए हेल्पफुल बात है दोनों की, बिकॉज ये काम वही समझ सकता है जो इस काम में। फैमिली के माइंडसेट्स भी, लोगों के माइंडसेट्स बदल रहे हैं। पहले बहुत सारे लोगों को लगता था कि एक एक्ट्रेस जो है वो घर नहीं बना सकती और एक एक्ट्रेस जो है वो तो बस शोबिज़ की आदी है और वो ग्लैमर की आदी है, तो वो सादा आम जिंदगी में क्या करेगी। हमने तो ये प्रॉब्लम बहुत सही थी, मैंने भी टॉकिंग अबाउट 20-30 इयर्स बैक। आप लोगों को अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करना? अब नहीं है ना? पहले था। अब क्योंकि शायद मैं आई मूव टू कराची एंड आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट फैमिली सेटअप, लेकिन मेरे घर में जब मैं काम नहीं करती थी तो मेरे भाई और मेरे अब्बा का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि हम जहाँ बात होगी आपके रिश्ते की, बेटा लोगों के कंसर्न्स ये होते हैं। बिल्कुल बात। और लोगों के कंसर्न्स थे, मतलब हमने जब निकाला रिश्तों का पैनल तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते थे ये कि अच्छा, हालांकि मेरे अब्बा ने कभी भी नहीं कहा कि चाय लाओ बैठो इनसे बात करो, नेवर। लेकिन तुमने सही काम तो शादी के बाद ही शुरू किया ना, उससे पहले तो बहुत थोड़ा बहुत तो उससे पहले तो थिएटर करती थी स्कूल में, बिल्कुल ये कर लिया वो कर लिया, शादियों पे डांस कर लिया। जब तक बाप के घर में रही तुमने काम नहीं किया तो फिर बाप ने यही कहा ना कि अगर तुम्हारा मियाँ इजाजत देगा तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज वो खुद मजबूर थे, बिकॉज उनको शायद ये डर हो कल को मेरी बेटी को कोई ताना ना दे दे, कोई हर्ट ना करे, उनका भी तो कंसर्न है। ये माँ बाप का यही कंसर्न होता है। और अब वो कहते हैं कि मैं इतना खुश होता हूँ, ये सब मेरी बच्चियाँ हैं, सज्जल माया। इवन उस दिन वो माहिरा का एक गाना देख रहे थे, कहते हैं कितनी प्यारी बच्ची है। अब उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी बच्चियाँ हैं क्योंकि मेरी बच्ची भी इसमें है, तो ये सब बच्चियाँ हैं। वो एक माइंडसेट जो बदलता है। लेकिन यहाँ पे आई मस्ट से कि ये तुम लोग यू एजुकेटेड गर्ल्स हैव कम इन दिस फील्ड, इससे भी बहुत फर्क पड़ा। तुम लोग इज्जत लेके आए हो इस फील्ड में। अब जो स्टार बनता है ना वो मॉनिटरीली भी स्टार बनता है। सोशल मीडिया से नहीं बन जाता। हम सिर्फ स्टार होते थे, लेकिन तो सोशल दही लेने हम खुद जा रहे होते थे, 1 किलो दही दे दे, वो स्टार्स वहाँ पे तंदूर पे खड़े रोटियां भी लगवा रहे होते थे। एब्सोल्युटली। लेकिन अब आसान भी हो गया है, अब तो आसान भी हो गया है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आपके आ जाए, मुझे ऐसा लगता है पहले के स्टार्स मुझे लगता है वाकई के स्टार्स थे। आई डोंट थिंक सो। मैं कहती हूँ वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त की जो भी ज़रूरत है उसको पूरे करके अगर आप मशहूर हो रहे हैं तो किसी को इससे क्या हर्ज है भाई। कोई इंस्टा स्टार है तो भाई ठीक है, वो है, मैं तो नहीं हूँ। मतलब जो बन गया उसमें कुछ है, ये तो नहीं, मेरे तो सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स हैं, मैंने मिलियंस करने हैं। ये देखा, ये जो चीज़ है ना कि दिल करता है मिलियंस का, ये वेरिफिकेशन और ये जो वैलिडेशन है सोशल मीडिया की वजह से, ये गलत है। नहीं, एंजॉय इट जिसको मिल रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं फिर वो इस बात को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से होते हैं, अच्छा मेरा ब्लू टिक नहीं लगा, तुम्हारा लग गया है, फॉलोअर्स हैं पता नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये फॉलोअर्स मतलब शायद ऐसे ही नहीं फॉलो कर लेते। मुझे नहीं लगता कि कोई खास ऐसे किसी को फॉलो नहीं। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मदर। उन्होंने भी बहुत सख्ती देखी। हाँ, क्योंकि जितनी वो टैलेंटेड है, मतलब बुशरा को बहुत फेम मिला और उन्हें बहुत अर्ली एज से फेम मिलना शुरू हो गया, वो कंटिन्यूस काम करती रही। आपकी वालदा ने लेट काम शुरू किया, लेकिन 18 साल बाद शादी, लेकिन टैलेंट में वो बुशरा से कहीं एक, मतलब ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। आशा और लता वाला केस है, माशाल्लाह। और 18 साल की ब्रेक के बाद उस औरत ने कैरेक्टर रोल्स में आके अपने आप को प्रूव कराया। तो मुझे बताओ, वो 18 साल तुम साथ बड़ी हो रही थी, अम्मी को देखती थी फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, फिर अम्मा अब्बा का रिलेशनशिप कैसा था? मेरी अम्मा हमेशा से बहुत ही कहते हैं ना, साबिर जी हुजूरी वाली बीवी रही हैं हमेशा से।
मैंने अपनी अम्मा को देखा है घर का हर काम करते हुए। बाबा के कपड़े सुबह बेड पे इस्त्री होके लगते थे। अच्छा पकाती और बाबा को ऑफिस जाने से पहले खाना नाश्ता अम्मा खिलाती थी सुबह 7 बजे जब भी बाबा जाते थे, और इस्त्री होके कपड़े तय होके हमेशा। आज भी अब तो वो दोनों जो है काम दोनों कर रहे होते, तो अब तो बाबा अब तो कहते हैं कि अच्छा भाई अब सब अपना अपना। she proved herself now for 18 years. और बाबा ने जब देखा कि उनकी अम्मा की ना तबीयत खराब होने लग गई थी, जब आपके अंदर कोई चीज होती है और आप वो रोक के बैठे रखते हैं ना, जैसे गुस्सा होता है रोक के बैठे, तो सर में दर्द होता है। I think उनको कैंसर हुआ। कैंसर तो उनको बाद में हुआ, लेकिन ये सब चीजों का एक गुबार होता है जो किसी और तरीके से निकलता है। बॉडी हर चीज तो कंटेन नहीं कर पाती। तब का गुबार ये कुछ ना कुछ निकलता है, उनकी बीमारियां बहुत आपको डैमेज करके जाता है। उनको बहुत बीमारियां हो गई थी। उनके आई थिंक 10 ऑपरेशंस हुए थे उससे पहले, 10 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स शी हैड इन हर बॉडी। कभी कोई वजह, कभी प्रॉब्लम यहाँ आ गया, कभी कोई सिस्ट हो गई, तो उनकी गर्दन का भी ऑपरेशन हुआ। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुए उनके साथ। तो जब वो डिप्रेशन में चली गई तो बाबा को समझ आया कि नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ आई लव हर देन आई हैव टू गिव हर विंग्स। तो फिर बाबा ने कहा यार आपने जो करना है आप करें। तो वो पूछती थी कभी कि मुझे करने दो? पूछा भी नहीं, कभी नहीं पूछा कि मुझे उनको पता था इस बात का जवाब क्या होगा। लेकिन जब बाबा ने देखा कि अम्मा के साथ साथ मेरे अंदर भी ये आ गया है, डांस, सुनने की समझ, एक्टिंग, बातें, ये वो, तो बाबा पटाखा हो तो बाबा ने देखा कि ये इसमें कैसे ट्रांसफ़र हो गया और ये हर वक्त की हरकतें। तो बाबा ने देखा कि ये मेरी बीवी के साथ मेरी बेटी भी सफ़र कर रही है। तो जब मेरे अंदर ने वो दर्द देखा और देखा कि ये भी शी इज़ ग्रोइंग अप टू दैट एप्टीट्यूड, तो उन्होंने कहा आई कांट स्टॉप दीज वुमेन, और मुझे रोकना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग जाएं, आप लोग करें जो आप लोगों ने करना है। आई मस्ट से देन a salute for him as well. Absolutely. ये रियलाइज करना भी आसान नहीं है हमारे बच्चों और जो हमारे सराउंडिंग्स हैं वहाँ उसके बीच में रहना, लोगों की बातें सुनना। बड़े बड़े लोगों ने मेरे बाबा को भी कहा कर्नल साहब आपने तो कहा था आपकी बेटी कभी एक्टिंग नहीं करेगी, और बाबा ने उन लोगों से आई थिंक मिलना छोड़ दिया। बाबा ने उन लोगों के पास बैठना छोड़ दिया जो इस बात को नेगेटिव समझते थे। नहीं है कि लोगों को इतने बेशर्मी से किसी के मुंह पे ये बात कर भी जाते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, लेकिन हम बड़े टैलेंटेड हैं। हमारा टैलेंट देख देख के वो और जलते हैं। लव स्टोरी तुम्हारी और असद की। हम पहले ये मोटी मोटी बातें कर लें ना, फिर जरा फन सवालों की तरफ। ठीक है। लव स्टोरी तो एज सच यू बोथ वर ऑन रीबाउंड और गोइंग थ्रू? रीबाउंड तो नहीं था, बट गोइंग थ्रू अ रफ पैच। वो रफ पैच भी खत्म हो गया था। अब बिल्कुल फारिग थे, हम बिल्कुल फारिग थे। और मैं तो रिश्ते भी मेरे घर वाले मुझे दिखाना चाहते हैं, मेरा मूड था कि तुम्हारे जब रिश्ते की बात हो रही थी अदनान ने हम सबके सामने ये बात की थी। अच्छा। तो मैंने तो कहा था नहीं वो लड़की बहुत प्यारी है। ज्यादा प्यारी है हमारी लड़की। तो बस ये था कि रिश्ते की बातें चल रही थी। जो लड़का आ रहा है फुल स्लीव्स, कॉलर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था, वो जहाज दिखाने लग गया अपने फोन में। आया वो बेचारा। अब मैं देखूँ ना कि वो कितना रोएगा, वो कितना पछताएगा। कौन लोग हैं, बड़े अच्छे मतलब लोग थे, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। और फिर ऐसी सज्जन ने कहा यार मेरे एक दोस्त है, तुम्हें मिलवाना है, आओ। तो उसकी नहीं तो शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की क्यों इतनी डेस्परेशन थी? व्हाई नॉट यू मीट समवन इन लाइफ? मेरे बाबा का फिर ये कंसर्न था कि मतलब अब पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कराऊं। शादियों का बहुत शौक है, मेरी बेटी शादी करके अपने घर जाए, मेरे मगरों लगते। बाबा को मैं बाबा का दिल कर रहा था कि अब इसकी शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं मतलब मैं आपकी अंडरस्टैंड, या तो आप बता दें आपको कोई पसंद है, अगर नहीं कोई पसंद तो मैं पहले आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कराऊं, फिर आप लोग पहले क्लिक करें और फिर उसके बाद ये बेटा मेरे लिए टू मच टू डील विद है। तो आप ऐसे करें कि आपको किसी बातें करनी है आप उनको मिलवाएं और बातें उसके बाद आपको नहीं भी समझ आती तो ना करें, लेकिन हमें मिलवा के बातें करें। तो मैंने कहा अच्छा नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। हाँ मैंने कहा श्योर, एटलीस्ट उनको पता है किसी इंसान के बच्चे से बातें कर रही है। एग्जैक्टली। तो बाबा ने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं ऐसे ही सज्जल ने मुझे कहा अच्छा बुशरा हाला और असद तो ताकि की आएगी बारात 7 साल पहले, और वो बैठ के वहाँ सेट पे, ये मेरी नीस है असद जरा देखो तो असद कह रहे जी 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 बुशरा अम्मा जी। अच्छा बुशरा आप तब से ट्राई कर रही थी? 7 साल पहले से। मुझे भी एक दफ़ा फ़ोन आया था, हमें पता ही नहीं था, और कहा कि एक लड़का है असद सिद्दीकी और सुना। मैंने कहा खाला मुझे क्या हो गया, ख़त्म बात। उसके बाद 7 साल हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अलग अलग जंगों में लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और 7 साल बाद हम दोबारा जब मिले आई थिंक 4-5 हफ्ते में
हमारी बात डिसाइड हो गई। असद ने कहा सुनो डिनर पे चल सकती हो। मैं कहा डिनर का तो सीन नहीं है क्योंकि डिनर पे जाने के लिए। वो दिल में घंटी कब बजी थी? वो घंटी नहीं थी एज सच, एक इस तरह की अदा थी असद की कि मैं बस परेशान हो गई थी। हुआ ये था कि असद ने मुझे कहा डिनर पे चलते हैं। मैंने कहा डिनर पे तो नहीं हम चल सकते हैं, आप को मतलब मुझे पता होना होगा कि आपके मेरे बीच में क्या है कि मैं आपके साथ डिनर पे जाऊँ। टिपिकल ना। असद ने कहा अच्छा। तो मैं चली गई। अम्मा को नया नया कैंसर डायग्नोज होकर वो ट्रीट हुआ था। हमने एक ऑल गर्ल्स ट्रिप, फुप्पो, खालाएँ, अम्मा, मेरी भाभियाँ, हम लोग सब गए थे मलेशिया। तो वहाँ पे असद ने मुझे फ़ोन किया आप कब वापस आ रही हैं? मैंने कहा आपका डिनर का प्लान अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कहते हैं नहीं मैं 2 दिन बाद में लाहौर आ रहा हूँ अपनी सारी फैमिली को लेकर। तो आप 2 दिन बाद, आपने कहा था आपकी फ़्लाइट है। Oh my God. मैंने कहा जी है फ़्लाइट। 1 मिनट सुने, क्योंकि मैंने घर में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। ओके। और 2 दिन बाद वो लोग लेके आए टोकरे। और बाबा इस तरह थे ना कि 1 मिनट अभी तो हुई अभी तो मुझे दिस इज फास्ट फॉरवर्ड। तो देखा नहीं, क्या हुआ अगर हमने ना करती तो हम टोकरे वापस जाएंगे। तो टोकरे आ गए ना कि बाबा ने कहा अभी तो बात भी नहीं, अभी तो आज पहली दफा। और मुझे भी, मैंने कहा सच सुने अभी वेट करने का नहीं, बस हम टोकरी लेकर आ रहे हैं। और उनके बहन और उनकी माँ अब्बा आ गए। फिर बुशरा खाला वीडियो कॉल पे, सुने जी मैं आपसे रिश्ता मांग रही हूँ, ये मेरा बेटा है इसका। और सज्जल ने ये सारी बीच में खिचड़ी तय करवाई थी हमारी। तो वो फाइनली सारी चीज़ें, आई थिंक सज्जल और बुशरा खाला और 2-3 और दोस्त थे, सब हमारे लोग ग्रुप में बैठ के, आई थिंक इनका बहुत बड़ा हाथ था। यासिर, आसिम, सारी रात आसिम अजहर और यासिर हुसैन ने, सज्जल ने काली की ये सारे दोस्तों ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई कि इन दोनों को मिलाना है। और इन दोनों, और हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट या इन्फैचुएटेड। उन्होंने कहा नहीं इनकी बातें कराओ। सारे दोस्त सारी रात बैठे हुए होते थे कि इन दोनों का आपस में कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है हम दोनों बहुत लकी हैं कि इतने खूबसूरत दोस्त हमारी ज़िंदगी में हैं। माशाल्लाह। अच्छा, फिल्म आपकी परे हटले, माशाल्लाह, व्हाट अ रिस्पॉन्स। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि एक तो इतनी मेहनत के साथ हमने फिल्म की और उसके बाद लोगों ने इतना प्यार दिया है। मैं कभी कभी आई पिंच माई सेल्फ कि ये फिल्म इज लाइक अ ड्रीम। आसिम के स्टार कास्ट के साथ साथ जो कैमियोज थे अमेजिंग, माशाल्लाह। मतलब इतने कैमियोज में एक मेरा भी हो जाता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी ऑडियंसेस ने इस चीज़ को बहुत खुले दिल से प्यार दिया हमारी फिल्म को। तो फिल्म बहुत अच्छी है, सारी फिल्में इस दफा बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन परे हट लव तो बाकियों को कह रही है ना परे हट। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन द सेट्स? बस मैं ये कहूँगी कि मुझे एक फैमिली मिल गई है जो पहले नहीं और भी तो इतनी फिल्में की है ना। मुझे एक और की है, छलावा की है। दोनों में कोई फ़र्क लगा? फ़र्क तो था। वजाहत इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर, आसिम इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर। बट आसिम तो वो है ना, उन्होंने पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में फ़िल्म के लिए बुलाया, देखा और कहा कि मतलब मुझे लगा था कि उन्होंने शायद मेरा ड्रामा देखा होगा। उन्होंने मेरा ड्रामा नहीं देखा। आसिम और उमर सईद, ये 2 लोग। और आसिम और उमर सईद को आपका किसने बताया था? उमर ने मुझे, और शहजाद ने। हाँ। और फिर उमर ने थोड़ी रिसर्च की और उसे पता चला कि तुम तो गाती हो, डांस भी बहुत अच्छा करती हो। उमर ने तो मुझे नरीमान, क्योंकि नरीमान के साथ उनकी बहुत दोस्ती है, तो उन्होंने तो उनकी शादी पे मुझे, मीरा नरीमान की शादी पे मुझे देखा है डांस। फिर उसने हमें बताया कि वो तो हमारी जिंदगी में है। और एंड एग्जैक्टली मैंने जो दोनों फिल्मों में तुम्हारा जो चीज़ देखा, तुम्हें फिल्मी हेरोइन का बहुत ज़्यादा मसाला है। अभी ड्रामे से मैं नाम नहीं ले रही, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी जगह क्योंकि ड्रामा ज़रा खुश्क टाइप, मतलब उसमें वो नमक, आप एक्टिंग में कम ही कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। फिल्म की एक अलग प्रेजेंस होती है, उसके अंदर आपका सब कुछ ऊज आउट कर रहा होता है। तो तुम्हारे अंदर तो फिल्मी मसाला ही इतना ज़्यादा है कि यू आर अ रियल फिल्म स्टार। थैंक यू। और मैं यहाँ पे ये पूछूंगी कि पूरी दुनिया में होता है कि जब आप फिल्म में होते हो फिर आप टेलीविज़न नहीं करते हो, लेकिन आजकल ट्रेंड ये है कि जब आप एक एज पे पहुंच जाते हो, एवरीबडी इज़ रिटर्निंग टू टेलीविज़न। तुम क्या करोगी? पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, यू कांट सर्वाइव ओनली इफ़ यू आर ये आपका करियर है, तो आपको पैसे कमाने के लिए ड्रामे भी करने पड़ेंगे या नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अब पहले तो आई वांट टू टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज़ आई वांट टू टेल एवरीबडी कि अगर आसिम रज़ा
जैसे इंसान जो है ना इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। अगर कभी किसी को ज़िंदगी में मौका मिले ना बेशक दरवाजे के पीछे से झांकने का, तो आप वो भी कर लें, क्योंकि ही इज़ एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। वो आपको एक एक चीज़ आपके अंदर से एक्सप्लोर करके, आपको समझा के, आपको और इतने प्यार से और इतने पोलाइटनेस से और सब्र से आपको समझाते हैं, बताते हैं। फिर उनकी आसिम को एक चीज़ का गुस्सा चढ़ता है। किसका? If you're not punctual. हाय, वो गुस्सा मैं कहती हूँ कि बहुत जायज़ है। हमारी इंडस्ट्री को लगता है कि लेट आना बड़ी कोई फ़ख्र की बात है, या लोगों को लगता है ना, अगर तो ये बहुत नहीं, टाइम बीइंग ऑन टाइम जो तो आसिम का मूड ऑफ हो जाता है। और आसिम के सेट पे अगर 6 बजे रोल होना है तो 5:55 पूरी क्रू एंड कास्ट सेट पे होगी। Yes. और जो आसिम की टीम है, बिकॉज इट्स सो प्रोफेशनल एंड सो ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज द बॉस इज सो प्रोफेशनल, इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल। मुझे समझ नहीं आती। मैंने एक कमर्शियल किया था इंटरनेशनली, और वहाँ पे जो टीम थी बाहर के मुल्क की, वो टीम आसिम की यहाँ पर पाकिस्तान में जो टीम है, मैंने वैसी टीम पाकिस्तान में नहीं देखी, क्योंकि आसिम इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। और उनके साथ जो शहरयार who produces the film, who also happens to be a hero of the film, शहरयार से मेरी जब हम लोग की दोस्ती शुरू हुई थी तो इतनी अच्छी कोई कॉमराडरी बाउंस ऑफ नहीं हुई थी, लेकिन नाउ हालांकि ही इज वेरी चिल्ड, बहुत चिल है, लेकिन नाउ आई से कि वो मुझे सज्जल का ना मेल वर्जन लगता है ना, फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, सज्जल है ना एनर्जी। और शहरयार एक आई थिंक बहुत ही खूबसूरत इंसान है, और उनका इतना सा दिल है, और मुझे लगता है कि मेरे सबसे करीबी और अच्छे दोस्तों में से मैं शहरयार को कह सकती हूँ कि ये हैं। आसिम तो खैर इंस्टीट्यूट है, उनको तो हम सब अब्बा 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 कहते हैं। एक ये सारा पार्ट बहुत अच्छा था उनके साथ। एक फैमिली मिल गई है जो कहीं मुझे नहीं लगता था मुझे आई हैव अ फीलिंग जैसे पूरी दुनिया में होता है क्या, एक टीम बन जाती है जो कि कोशिश फिर वो सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे करती है, जैसे करण जौहर की है। अगर इकट्ठे नहीं भी करें ना तो वो एक दूसरे को फ़ोन करके जब एडवाइस के लिए पूछते हैं ना, जैसे मुझे लगता है मैं अपनी हर चीज़ करने से पहले मुझे होता है मैं आसिम को फ़ोन करूँ, क्योंकि फिल्म के बाद इफ़त जिस तरह लोगों ने मुझे देखना शुरू किया है, जिस तरह हम लोगों ने मुझसे बात करना शुरू की, ठीक है मेरे में टैलेंट था, सीरियसली लेना शुरू किया, सीरियसली लेना, ठीक है टैलेंट था, उस टैलेंट को फोर फ्रंट पे आसिम लाए और निखार के लाए। उसके बाद मुझे लोगों ने हायर किया, उसके बाद लोगों ने मुझे चलावा किया। ये वो लोग हैं जिनके साथ काम करके आप सीखते हैं आपको और आप अपने अंदर की बेहतरीन चीजें एक्सप्लोर करते हैं। एग्जैक्टली। आपका दूसरा क्वेश्चन था अबाउट द ड्रामा। मुझे लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी टीदिंग पीरियड में है, अभी वक्त लगेगा, पर हट लव जैसी फिल्में कितनी बन जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये बहुत महंगी फिल्म बनी है, अब अल्लाह करे बिजनेस उतना हो जाए इंशाल्लाह कि ऐसी ही फिल्म और भी बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है तीफा एंड ट्रबल बहुत अच्छी थी, पंजाब नहीं जाऊंगी बहुत अच्छी थी, ऐसी फिल्में। लेकिन अब मेरे पास ये देखे ना, गिनती पे मेरे पास 3 फिल्में निकली, ठीक है, और जवानी फिर नहीं आनी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये गिनती के नाम है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी वक्त है। 4 तो लोग हैं। अगर जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री से हमारे पास माहिरा थी, फवाद, सनम सईद, सज्जल अली, ये सब हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, और आज भी अगर ये बाहर निकलते हैं तो हमें पता है उनकी क्या फॉलोइंग है। एक्चुअली सुपरस्टार्स। हालांकि जो फेम फिल्म स्टार्स को पूरी दुनिया में मिलता है, हमारे एक्टर्स से टीवी से वो फेम हासिल किया। हैट्स ऑफ टू देम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत आई थिंक। तो तुम्हारे ख्याल से साइमल्टेनियसली आप दोनों करियर चला सकते हैं। तो लोग पैसा खर्च करके फिर आपको देखने जाएंगे अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते रहेंगे। अगर आप एक जैसी चीज़ उनको हर दफ़ा देंगे तो वो कहेंगे क्या है, मैं इसको घर पे फ्री में जब देख रहा हूँ, मैं इस पर क्यों पैसे खर्चूँ। लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के लिए तो एक्सपेरिमेंटल फिल्में बननी चाहिए ना। अब तो लव स्टोरीज ही बन रही है अभी तक। लेकिन फिर आपको एज एन एक्टर है ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो फिर आई थिंक आप कहाँ जाना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं छुट्टियों पर जाना चाहती हूँ। उसके बाद कहाँ जाना चाहती हैं? मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने कोई You want to be a businesswoman, that I know. Eventually, but मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं किस तरह करूँगी, क्या करूँगी, अभी फैमिली के बारे में क्या करना है, मुझे अपने बारे में क्या करना है। There is no plan. There is just no plan. और मैं सोची हूँ ये बेहतर है कि there is no plan. फिर अल्लाह मियाँ मुझे जब कोई चीज़ देंगे तो फिर should be a surprise. हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, body shaming के बारे में you really reacted hard. Yeah. Why and what's your message? I felt like कि अगर अल्लाह मियाँ ने आपको किसी तरीके से बनाया है और दुनिया अगर आपकी उस बनावट पे तनकीद करती है तो मुझे लगा वो बहुत अनफेयर है।
और मैं किसी को, ऑब्वियसली मैं एक एक्टर हूँ, हर कोई मेरे बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं वापस दिया, मैंने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की कि आप मेरे बारे में क्यों कह रहे हैं, नहीं। लेकिन जब मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हर्ट की इस इंडस्ट्री में आके, तो मुझे ये हर्ट किया कि मैं जिस तरह दिखती हूँ उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जाती है बजाय कि इस चीज़ पे कि मेरे दिमाग में क्या है। सो लुक्स ओवर ब्रेन्स अगैन। आज इस 21वीं सदी में बैठकर, इस ज़माने में बैठ के अभी भी हम औरत की शक्ल पहले देखेंगे, उसका दिमाग बाद में। क्यों? औरत तो बहुत कुछ और है। मर्दों को तो इतनी बॉडी शेमिंग नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं। और एक और चीज़, अभी तो बहुत यंग हो, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा ना हो, औरत जब एज थोड़ा करना शुरू करती है तो तब तो ऑडियंस चाहती है कि ये मर जाए। हाँ, ये जिंदा ही क्यों है? मतलब मुझे और बुशरा को, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, बुशरा भी एक खुश मिजाज खुश लिबास खातून है, हंसती खेलती हैं। क्या मतलब है कि एक एज के बाद हम तैयार होना मना है, अच्छा लगना मना है, बट इस बात पे तो आप रिएक्ट करते हुए भी बुरे लगते हो। यही बात है ना, अगर इन बातों पे रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब कि हम इतने छोटे हो गए, कितनी छोटी बातों पे बात कैसे सिखाएं फिर? ये बातें नहीं अच्छी। सिखाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं आप चलते जाएं, आप उस डगर से हटे नहीं। वाह। और जिसने फिर बोलना है वो बोलेगा, जिसने चुप होना है चुप हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात इतनी बेनियाज है कि सारी दुनिया हमें बैठ के देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वजह से देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो है, मैं तो ये मानती हूँ कि शोहरत, और अगर आप अपनी जगह से पीछे हो जाएंगी या मैं अपनी जगह से पीछे होंगी, तो इतनी औरतें हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं और जो मेरे पीछे खड़ी हैं, वो सबके मोरल्स डाउन हो जाएंगे। और मैं आज मैंने बच्ची से ये बात सीखी है और मैं इस पे अब कायम रहूंगी। मैं तैयार होंगी जिससे जितना मजाक उड़ाने उड़ाता रहे। नहीं, मजाक क्या उड़ाना है, बहुत मजाक उड़ाते हैं वो ट्रोल्स। मैं कहती हूँ उनके पास इतना टाइम कैसे होता है? बस करने दें इनको ट्रोल्स, उनके पास। और मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक एक कमेंट पढ़ रही होती हूँ। अब टाइम नहीं होगा क्योंकि अब एक बहुत ही अमेजिंग शो शुरू हो गया, अब टाइम नहीं होगा आपके। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो अब आपका एक इम्तिहान ले रहे हैं। आपको जो मैं नाम लूंगी ना, उसका नाम सुन के आपके ज़हन में कौन सा गाना आता है? सजल। ये दोस्ती हम नहीं